भगवंत मान की बेटी ने उनकी पोल खोल दी है। फुल टाइम शराबी है भगवंत मान, ये मैं नहीं उनकी बेटी बोल रही है। और ऐसे लोग केजरीवाल के साथी। पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान की बेटी सीरत मान की सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें भगवंत मान की चारों तरफ पे भारी थू थू हो रही है। वीडियो में उनकी बेटी ने भयंकर खुलासा किया है। उन्होंने वीडियो में कहा कि शराब पीना, इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज, झूठ बोलने की आदत और इमोशनल ब्लेक करना उनकी आदत है। सीरत ने आगे कहा कि वह शराब पीकर विधानसभा में चले जाना, शराब पीकर गुरुद्वारा साहिब में चले जाना, शराब पीकर प्रेस वार्ता करने चले जाते हैं। भगवंत मान की बेटी ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। चाहे वो भगवंत मान द्वारा अपने बेटे को सीएम हाउस में घुसने से रोकना हो या गुरुद्वारे और विधानसभा में शराब पीकर जाना हो, चाहे वो शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ घटिया हरकतें करना हो। अरविंद केजरीवाल क्या इन आरोपों के ऊपर बोलेंगे या चुपचाप भगवंत मान के साथ रेती में पैसे खाते रहेंगे? इस वीडियो में आगे उनकी बेटी कह रही है वह मुख्यमंत्री भगवंत मान की बेटी है। सीरत ने कहा, इस वीडियो में वही सीएम मान कहकर ही बात करूंगी। मेरे मुंह से वह पापा कहने का हक काफी समय से खो चुके हैं। सीरत ने कहा कि उसका वीडियो बनाने का कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है। सीरत ने कहा कि आज तक जो भी लोगों ने सुना है वह सिर्फ सीएम मान के मुंह से ही हमारे बारे में सुना है। उस बातों के कारण जो कुछ उन्हें सुनना पड़ा है वह किसी को बयान नहीं कर सकती। सीरत ने कहा, आज तक वह चुप रही है और उनकी माता भी चुप रही है। सीरत ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लिया गया है। सीरत ने आगे कहा कि इन्हें यह नहीं पता कि हमारे चुप रहने के कारण वह इस जगह पर बैठे हैं। इस दौरान सीरत ने सीएम मान की पत्नी डॉक्टर गुरकीरत गर्भवती है और सीएम मान तीसरी बार पिता बनने जा रहे हैं। सीरत ने कहा कि यह बात उसे लोगों से पता चली है। सीरत ने कहा कि यह उन्होंने खुद बताना सही नहीं समझी और ना ही बेटे को बताना सही समझी। सीरत ने कहा वह पूछना चाहती है कि आपके 2 बच्चे भी हैं, जिनको भुलाकर आप एक और बच्चे को दुनिया में लेकर आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? सीरत ने कहा कि सीएम का बेटा दोसान सीएम मान को मिलने के लिए 2 बार पंजाब गया। सीरत ने कहा कि वह चाहता था कि वह अपने पिता के साथ टाइम स्पेंड करे। सीरत ने कहा कि दोसान को सीएम हाउस में आने नहीं दिया गया। सीरत ने कहा दोनों टाइम दोसान के साथ बहुत कुछ हुआ, जिसके बाद वह अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ चंडीगढ़ में रहा। एक दिन वह फिर वहां सीएम मान के पास चला गया। सीरत ने आरोप लगाए कि उसे घर से निकाल दिया गया और कहा कि यहाँ से चले जाए, वह यहाँ पर नहीं रह सकता। सीरत ने कहा कि जो व्यक्ति अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, वह व्यक्ति पंजाब के लोगों की जिम्मेदारी कैसे उठा लेगा? सीरत ने कहा कि जो कुछ हमने देखा है वह कुछ पंजाब के लोगों के साथ हो रहा है। सीरत ने कहा कि सीएम मान ने तलाक का कारण यह बताया था कि वह पॉलिटिक्स में ना जाए। सीरत ने कहा कि तलाक के कई कारण हैं और वह उनकी माता की स्टोरी है। जब उनकी माता तैयार हुई तो वह जरूर सबको बताएंगी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। ऐसा आतिशी मार लेना में क्या है जो अरविंद केजरीवाल सारे जरूरी विभाग इन्हीं को दिए जा रहे हैं? कोई ना कोई बड़ा राज तो है सिसोदिया ग्रुप के पास, वरना कैलाश गहलोत से विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग लेकर आतिशी को नहीं देते। मनीष का मुंह बंद रखने के लिए तो यह सब नहीं हो रहा है। 18 फाइल अभी तक दबाकर बैठे थे और फंड भी रिलीज नहीं किए थे और बोलते हैं कि एलजी बीजेपी हमें काम करने नहीं देते। मजे की बात यह है कि जो कांटा है उसको निकाल फेंका जा रहा है। राघव चड्ढा भी जाएंगे, आतिशी, सौरव, गोपाल सबको सीएम बनना है तो सबकी वोट लगा रहे हैं। आदरणीय केजरीवाल किसी के सगे नहीं हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत से शुक्रवार को कानून और न्याय विभाग वापस ले लिया गया। कानून विभाग का प्रभार आतिशी को सौंपा गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इसके एक दिन पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शहर में न्याय के बुनियादी ढांचे और प्रशासन से संबंधित फाइलें मंगाई थी। कारण था कि यह फाइल कई महीनों से गहलोत के पास लंबित थी। अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने उपराज्यपाल कार्यालय को पत्र लिखकर आतिशी को कानूनी विभाग का प्रभार सौंपने की सिफारिश की है।
इसे सक्सेना की मंजूरी मिल गई है। आम आदमी पार्टी सरकार ने इस पर आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बदलाव के साथ आतिशी के पास मौजूदा विभागों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है, जो केजरीवाल सरकार के मंत्रियों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले अक्टूबर में उन्हें जल विभाग का प्रभार सौंपा गया था। जून में आतिशी को राजस्व, योजना और वित्त विभागों का प्रभार दिया गया था। यह विभाग पहले गहलोत के पास थे। गहलोत के पास अब परिवहन, गृह, प्रशासनिक सुधार और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार है। उपराज्यपाल सक्सेना ने गुरुवार को शहर में अदालतों, न्यायिक बुनियादी ढांचे, त्वरित न्याय और न्याय प्रशासन प्रणाली से संबंधित उन सभी फाइलों को वापस मंगाया था जिन्हें कानून मंत्री ने निपटाने में कथित तौर पर देरी की। राजनिवास के अधिकारियों ने बताया था कि उपराज्यपाल के निर्देश के बाद दिल्ली के कानून मंत्री के पास 6 महीने तक लंबित ऐसी सभी फाइलें 3 दिनों के भीतर उन्हें सौंपी जाए। 4 दिसंबर को प्रधान सचिव विधि और न्याय की एक रिपोर्ट में 18 ऐसी फाइल उपराज्यपाल सचिवालय के संज्ञान में लाई गई जो लंबित थी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। जनता की गड़ी कमाई कांग्रेस ने तिजोरी में छिपाई। झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 200 करोड़ से ज्यादा रुपयों की बरामदगी चिंताजनक है। इस छापेमारी में इतना पैसा कि आईटी डिपार्टमेंट 157 बोरियां कम पड़ गई, मशीनें खराब हो गई और नोट गिनने वाले अधिकारी थक गए, मगर नोट कम नहीं पड़ रहे। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी चुप है, आखिर क्यों? यह कोई बैंक का लॉकर नहीं, यह झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर की अलमारियां हैं, जहां से 300 करोड़ केस मिला है। यह वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचाए जो कांग्रेस की हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। कांग्रेस के एमपी धीरज साहू तो छोटा सा तुच्छ सदस्य है। इनके यहाँ तो ऐसे ऐसे महारथी नेता है जिनके लिए तो 300 करोड़ रुपए तो हाथ के मेल की तरह है। इसी भ्रष्ट तंत्र पर चोट के लिए यह मोदी जी को दिन रात कोसते हैं और हटाने के लिए षड्यंत्र रचा करते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड के दौरान 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनके बिजनेस से किनारा कर लिया है। धीरज साहू के खिलाफ चल रही आईटी विभाग की कार्रवाइयों को देख कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज एक्स अकाउंट पर लिखा, सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें यह स्पष्ट करना भी चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में केस बरामद किया जा रहा है। बता दें कि झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर बुधवार तक हुई आयकर विभाग की छापेमारी में 300 करोड़ की नकद बरामदगी हो चुकी थी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इतने नोट मिले हैं कि अब तक नोटों की गिनती चल रही है और शायद यह आंकड़ा 500 करोड़ के पार भी जा सकता है। नोटों की गिनती पूरी होने में 2 दिन और लग सकते हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि धीरज साहू के ओडिशा, झारखंड और पश्चिमी बंगाल स्थित ठिकानों से इतना नकद पैसा मिला है, उसकी गिनती करना आयकर विभाग को मुश्किल हो रहा है। इन नोटों की गिनती के लिए आयकर विभाग को हैदराबाद और भुवनेश्वर से अतिरिक्त मशीनें मंगानी पड़ी है। 6 छोटी और 6 बड़ी मशीनों की मदद से इन नोटों को गिना जा रहा है। नोटों की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसे गिनते गिनते अब तक कई मशीनें खराब हो चुकी हैं। बाकी मशीनें भी लगातार गिनती के कारण गर्म हो जा रही है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि अब तक की गिनती से मात्र 35% नोट ही गिने जा सके हैं और जब तक यह गिनती 100% होगी तब तक आंकड़ा कहीं ऊपर पहुंच चुका होगा। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि धीरज साहू के ठिकाने से कई हजार करोड़ रुपए बरामद हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस पैसे का कितना हिस्सा कांग्रेस आलाकमान को लगातार भेजा जाता रहा है। राहुल गांधी, जिनके साथ धीरज साहू की घनिष्ठता जग जाहिर है, इस पूरे प्रकरण पर उनको सफाई देनी चाहिए। करप्शन की दुकान। अब गांधी परिवार को स्वयं बाहर आकर बताना चाहिए कि इसमें उनका कितना हिस्सा है।
कांग्रेस आलाकमान के बेहद नजदीकी नेता व सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से बरामद नोटों की इन गड्डियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हिस्सेदारी को देश जानना चाहता है। अच्छा होगा राहुल गांधी खुद इसका खुलासा करें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दरअसल भारत के चोरों को जोड़ने की यात्रा थी। कांग्रेस करप्शन की दुकान है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद लगभग 300 करोड़ रुपए इसका जीता जागता प्रमाण है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़े कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आयकर विभाग के मुताबिक छापेमारी के दौरान 290 करोड़ रुपए केस बरामद किए गए हैं। पिछले 5 दिनों से धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। सोशल मीडिया पर धीरज प्रसाद के घर में रखे अलमारियों के अंदर नोटों के बंडलों की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है। नोट गिनने की मशीनें लगातार काम पर जुटी है। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। रविवार को केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी प्रमुख जी किशन रेड्डी ने इस मामले पर कहा, राहुल गांधी के करीबी दोस्त और राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कार्यालयों से आईटी ने लगभग 200 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर छापे में बरामद 200 करोड़ रुपए से अधिक नकदी पर केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी प्रमुख जी किशन रेड्डी का कहना है कि राहुल गांधी के करीबी दोस्त और राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कार्यालयों से आईटी ने लगभग 200 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपने इस बारे में सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट क्यों नहीं किया? आपने इस बारे में क्यों कुछ नहीं बोला? क्योंकि कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार का समर्थन करती है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरज साहू के ठिकानों से बरामद नकदी को लेकर अपने एक्स हैंडल के माध्यम से ट्वीट किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से मिल रही करोड़ों की बेहिसाब नकदी पर पार्टी ने आखिरकार पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस के प्रभारी संचार महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि साहू के बिजनेस से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें ये स्पष्ट करना भी चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों ने कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी मात्रा में केस बरामद किया है। क्या कहना है आपका इस पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए सीएम, बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। विष्णुदेव बने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। पंच से मुख्यमंत्री तक का सियासी सफर साय का। बड़े पदों पर रहने के बाद भी गांव नहीं छोड़ा। जानिए उनके बारे में सब कुछ। छत्तीसगढ़ में आज सीएम के नाम को लेकर बना सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के सीएम पद का नाम का ऐलान कर दिया है। विष्णुदेव साय को प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए आदिवासी नेता को सूबे का चेहरा बनाया है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने विष्णुदेव साय का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया है। इस तरह तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश के आदिवासी नेता विष्णुदेव साय पर दांव लगाया है। भाजपा ने यहां चुनाव से पहले किसी को सीएम के चेहरे को पेश नहीं किया था। पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन जीत के बाद एक हफ्ते तक रायपुर से दिल्ली तक सीएम के चेहरे को लेकर मंथन का दौर चला। अब पार्टी ने इस रेस में आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगा दी है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की कुनकुरी इलाके के कांसा बेल से लगे बगिया गांव के रहने वाले मूलतः किसान हैं। राज्य में आदिवासी समुदाय की आबादी सबसे अधिक है। वह इसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी गिनती रमन सिंह के करीबी लोगों में होती है। 1989 में अपने गांव बगिया से पंच पद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले विष्णुदेव साय 1990 में निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हुए थे। इसके बाद तपकरा से विधायक चुनकर 1990 से 1998 तक वे मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे।
इसके बाद 1999 में वे 13वीं लोकसभा के लिए रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। इसके बाद भाजपा ने उन्हें 2006 में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके बाद 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में वे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से फिर से सांसद बने। इसके बाद 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए भी वे फिर से रायगढ़ से सांसद बने। इस बार केंद्र में मोदी की सरकार ने उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात खान श्रम रोजगार मंत्रालय दिया। वह 27 मई 2014 से 2019 तक इस पद पर रहे। पार्टी ने 2 दिसंबर 2022 को उन्हें राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया। इसके बाद विष्णुदेव साय 8 जुलाई 2023 को भाजपा ने राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया। विष्णुदेव साय 2020 में भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। संघ के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती है। विष्णुदेव साय की इसी मजबूत प्रोफाइल की वजह से उन्हें पार्टी ने सबसे बड़ा पद दिया है। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 7 दिन बाद आखिरकार बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला कर लिया है। भाजपा विधायक दल की बैठक में इस पद के लिए विष्णुदेव साय के नाम का आधिकारिक तौर पर समर्थन किया गया। बैठक में सभी नव निर्वाचित विधायकों और छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों ने भाग लिया, जो विष्णुदेव साय के अनुमोदन पर मुहर लगाने के साथ ही समाप्त हुई। मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री के रूप में आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को चुना गया है। फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गिड़गिड़ाते हुए विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बघेल ने लिखा, मैं कामना करता हूं कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री राज्य के लिए न्याय और प्रगति की यात्रा का नेतृत्व करें। आप नए छत्तीसगढ़ को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएं। वहीं मुख्यमंत्री के पद के लिए चुने जाने के बाद विष्णुदेव साय ने पहली प्रतिक्रिया में ही कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, एक सीएम के रूप में मेरी प्राथमिकता लोगों से किए गए वादों को पूरा करना होगा। कांग्रेस के 5 साल के शासन के दौरान समाज का हर वर्ग पीड़ित था। लगभग 18 लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित है। दिसंबर 25 को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। किसानों को 2 साल का बोनस दिया जाएगा। हम मोदी की गारंटी के तहत किए गए सभी वादे पूरे करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भूपेश बघेल जी गड़बड़ी #ईवीएम में नहीं आपकी सरकार में थी। 5 साल तक छत्तीसगढ़ वासियों का दमन करते रहे। ईवीएम में गड़बड़ी ढूंढने के बजाय आत्म अवलोकन करिए। कांग्रेस पार्टी अगर कर्नाटक और तेलंगाना में जीती तो ईवीएम ठीक है, वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हार गए पर ईवीएम खराब। कांग्रेस नेताओं को दोष ईवीएम पर मटने की बजाय आत्म अवलोकन करना चाहिए। आपको बता दें कि रविवार को छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी विधायक शामिल हुए थे। सभी ने सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री पद के लिए विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगाई। हालांकि विष्णुदेव साय के लिए रेणुका सिंह का नाम भी चर्चा में था, लेकिन पार्टी ने उनके नाम को दरकिनार कर साय के नाम पर सहमति की मुहर लगाई। वहीं जब रेणुका से उनके अगले कदम के बारे में सवाल किया तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि पार्टी जो भी फैसला लेगी उसे मैं कार्यकर्ता की हैसियत से सहर्ष स्वीकार करूंगी। इससे पहले रेणुका सिंह को सीएम बनाने की चर्चा चरम पर थी। बताया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को साधने के मकसद से पार्टी रेणुका सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी कर सकती थी, लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी ने विष्णुदेव के नाम पर मुहर लगा दी। उधर सियासी पंडितों की माने तो इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार की मुख्य वजह आदिवासी और ओबीसी समुदाय की उपेक्षा रही है। लिहाजा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगाई। माना जा रहा है कि आगामी दिनों में प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। ये दोनों ही ओबीसी समुदाय से हो सकते हैं। पार्टी सूत्रों का दावा है कि रमन सिंह को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन वो खुद इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत।
मध्य प्रदेश की अभागी महिला निशा बांगरे चुनाव से ठीक 2 महीने पहले कमलनाथ के झांसे में आकर तहसीलदार की नौकरी से त्याग पत्र दिया। इस्तीफा मंजूर करने की कागजी कार्रवाई जब तक खत्म हुई तब तक नामांकन की तारीख निकल गई। कमलनाथ ने फिर झांसा दिया कि सरकार बनने दो, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अब ना विधायक बन सकी ना तहसीलदार रही। इन जैसों के लिए एक कहावत है कि आधी को छोड़ पूरी को ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। भंडारे में गए तो पूरी खत्म, बाहर आए तो चप्पल चोरी। एक तहसीलदार और चौकीदार के लायक भी नहीं बची। प्रशासनिक सेवा में शामिल होना लोगों का सपना होता है, लेकिन हाल ही में एक ऐसी महिला सुर्खियों में है जिन्होंने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि नौकरी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस महिला ने जब इस्तीफा दिया तो सरकार ने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। महिला ने इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और अंत में कोर्ट के दखल के बाद उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया। इस महिला का नाम निशा बांगरे है। आइए जानते हैं निशा बांगरे से जुड़ा विवाद, नौकरी से इस्तीफा देने की वजह और सरकार व कोर्ट से नाता। निशा बांगरे मध्य प्रदेश की रहने वाली है। वह मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले की डिप्टी कलेक्टर थी। हालांकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देते हुए सरकार से त्याग पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया था। निशा बांगरे का जन्म बालाघाट में हुआ था। 2010 से 2014 के बीच निशा ने विदिशा के इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। बाद में अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी कर अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवा में शामिल होने का फैसला लेते हुए 2016 में मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा दी। पीएससी परीक्षा में पास होने पर उनका चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ। निशा बांगरे राज्य शासन 2018 बेंच की अधिकारी है। छतरपुर जिले की एसडीएम निशा बांगरे नौकरी से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहती थी। नियमानुसार चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अपने प्रशासनिक पद से इस्तीफा देना था, लेकिन सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा उन पर विभागीय जांच भी बिठाई गई। हालांकि निशा बांगरे ने अपने इस्तीफे की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट की दखल के बाद निशा को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश पर शिवराज सरकार व सामान्य प्रशासन विभाग ने लंबे समय बाद निशा बांगरे का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया था। साथ ही विभागीय जांच की समाप्ति कर दी थी, लेकिन अब ना विधायक बन सकी ना तहसीलदार रही। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत।